नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों होने वाला है क्योंकि यहाँ से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, नगरीय प्रशासन के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का इतिहास कैसा है, किस प्रकार स्थानीय स्वशासन को शुरू किया गया, स्थानीय स्वशासन को शुरू करने के लिए जो प्रमुख समितियां गठित की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और जो अन्य प्रमुख समितियां थी, वहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है स्थानीय स्वशासन को लेकर वो क्या था, इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे और फिर अंत में हम जानेंगे स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया ये आपको समझना अति आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्थानीय लोगों का शासन, यानी लोगों का शासन, इसे ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि लोकतंत्र में प्रत्येक लोगों की, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सुशासन को लागू किया गया। और इससे एक तो यह सुनिश्चित हुआ कि जो ग्रामीण स्तर था, मतलब निम्न स्तर तक विकास कार्य, या जो प्रत्येक लोग निम्न स्तर तक उन्होंने अपनी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की स्थानीय सुशासन के माध्यम से। स्थानीय सुशासन को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। और प्रत्येक क्षेत्र को दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था में यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की भी और नगरीय क्षेत्र की जो ये स्थानीय सुशासन व्यवस्था है, इसको त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में बांटा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है और इसमें वो कौन कौन से तीन स्तर आते हैं। एक आता है जिला पंचायत, जो कि सबसे ऊपरी स्तर है और ये जिला स्तर पर है। उसके बाद पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक पंचायत भी से कहा जाता है, ब्लॉक स्तर पर। और फिर निम्न तीसरी यहाँ पे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत। उसी प्रकार से नगरीय क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र की जो ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। क्योंकि सबसे पहले जिला पंचायत है और एक जिला पंचायत के अंतर्गत बहुत सारी ब्लॉक पंचायतें आती हैं और एक ब्लॉक पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आती हैं। तो इसलिए इस क्रम में इन्हें दर्शाया गया है। सबसे ऊपर जिला पंचायत है, उसके अंतर्गत आती हैं कई ब्लॉक पंचायतें और एक ब्लॉक पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आती हैं, यानी इकाई कौन है यहाँ पे, ग्राम पंचायतें। उसी प्रकार अगर नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्र के जो ये तीन स्तर हैं, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बल्कि ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं। नगर निगम कहाँ पर होगा, जो महानगर होता है, जो बहुत बड़ा नगर होता है, वहां पर होता है नगर निगम। नगर पालिका या नगर पालिका परिषद छोटे शहर में होता है। और वहीं अगर नगर पंचायत की बात करें तो जो परवर्ती क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जो ग्राम क्षेत्र से शहर क्षेत्र में परिवर्तित हुआ है, तो वहां पर होता है नगर पंचायत। तो ये देखो यहाँ पे इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग शहर हैं और तीनों में अलग अलग निकाय हैं। बड़े शहर में नगर निगम, उसे छोटे शहर में नगर पालिका और उसे छोटे शहर में नगर पंचायत। तो ये क्रम आप समझ गए होंगे कि ये क्रम इस प्रकार से क्यों लगाया गया है। अब हम यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे और हर चीज यहाँ पे, और साथ साथ स्थानीय स्वशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन संबंधी जो भी प्रमुख समितियां थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी जो रिपोर्ट थी वो क्या थी। तो पहले इतिहास देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन का। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव लाया था और ये प्रस्ताव आपका संबंधित था स्थानीय संस्थाओं के गठन से संबंधित। स्थानीय संस्थाओं के गठन का प्रस्ताव 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था और इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। और इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा
भारत देश स्वतंत्र हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान में एक आर्टिकल भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया। डीपीएसपी में एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 40, इसे शामिल किया गया और आर्टिकल 40 में उल्लेख मिलता है स्थानीय स्वशासन का। ये मैंने आपको डीपीएसपी में, यानी जब मैंने आपको भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया था, वहां पर मैंने ये आर्टिकल भी बताया था आपको। अभी ये आप सभी जानते हैं कि डीपीएसपी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें जो भी विषय शामिल है वो राज्य की मर्जी होती है कि वो उन विषयों को लागू करे या न लागू करे। तो अब जब हमारा संविधान लागू हो चुका है, तो यहाँ पर अभी तक ये बात है कि जो स्थानीय स्वशासन है, तो इसमें इसको पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रावधान में ये इसमें नहीं लिखा गया है कि राज्य को शुरू करना ही करना है। अभी डीपीएसपी में ये उल्लेख इसका है आर्टिकल 40 में, और ये कहा गया है कि राज्य चाहे तो स्थानीय स्वशासन को लागू कर सकता है और अगर नहीं चाहे तो वो नहीं लागू कर सकता है। उसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, महात्मा गांधी जो कि स्थानीय स्वशासन के प्रतिपादक थे, ये स्थानीय स्वशासन ये चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन लागू हो, जबकि जो अंबेडकर थे, अंबेडकर जी का मानना था, भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि स्थानीय स्वशासन के कारण सामंती व्यवस्था, पुरुषवादी व्यवस्था और जातिवादी समाज का निर्माण हो सकता है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, स्थानीय स्वशासन के कारण। तो इसलिए अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया, जबकि गांधी जी चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन लागू हो, स्थानीय स्वशासन का गठन किया जाए ताकि स्थानीय लोगों तक उनका स्वयं का शासन हो और वो स्वयं एक भागीदारी सुनिश्चित करें लोकतंत्र में। इसलिए गांधी का एक जो अवधारणा थी ग्राम स्वराज अवधारणा, इस अवधारणा को साकार करने के लिए भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू, इनके द्वारा 2 कार्यक्रम चलाए गए। कौन कौन से कार्यक्रम? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 को चलाया गया, जिनका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास एवं सामाजिक कार्यक्रम के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करना। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी कम देखने को मिली, जिसके कारण जन सहभागिता न मिलने के कारण ये सफल नहीं हो सके। अब इनको जन सहभागिता क्यों नहीं मिली, ये विफल क्यों हुए, इसके लिए फिर एक समिति यहाँ पे गठित की गई है, और जो थी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रथम समिति। तो प्रश्न बन सकता है कि स्थानीय स्वशासन को लेकर या पंचायती राज संस्थाओं को लेकर प्रथम समिति कौन गठित की गई थी, तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में गठित की गई। इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, इसलिए इस समिति को बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना गया। इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो मैं आपको उद्देश्य पहले ही बता चुका हूं कि पंडित नेहरू ने जो ये 2 कार्यक्रम शुरू किए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम इनकी जांच करने के लिए और उन कारणों का पता लगाना जो इनकी सफलता में बाधक बनी, तो इसलिए यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में क्या कहा ये आपको समझना अति आवश्यक है। पहला पॉइंट था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है पहले कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो प्रमुख समितियां थी, उनमें से किस समिति ने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण क्या होता है इसको समझिए पहले। तो उसके लिए पहले आपको केंद्रीकरण समझना होगा। देखो केंद्रीकरण का मतलब होता है कि समस्त शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास है। जैसे पहले राजा होता था, ठीक है, और समस्त शक्तियां जिन राज्यों में, अगर जहां का जो राजा होता है उन राज्यों में अगर क्या नहीं है, प्रांत नहीं है, या मतलब छोटा सा राज्य है, अगर कोई छोटा सा राज्य है तो सारी समस्त शक्तियां उस राजा में निहित होती थी, यानी सारी समस्त शक्तियां किसमें है, केंद्र में है। तो इसे कहा जाता है केंद्रीकरण, यानी समस्त शक्तियों को एक ही जगह स्थापित करना, उसे कहा जाता है केंद्रीकरण। लेकिन कार्यों और शक्तियों को केंद्र से हटाकर विभाजित करना, इसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। तो केंद्र से कैसे हटाना है, जैसे केंद्र में शक्तियां हैं, यह केंद्र में शक्तियां, तो केंद्र को आप बांटो प्रांतों में, प्रांतों को आपने शक्तियां दे दी, प्रांतों की कुछ शक्तियों को आपने बांटा जिलों में,
तो जिलों को भी आपने शक्तियां दे दी, जिलों को आपने बांटा ब्लॉक में। अब आपने ब्लॉक में भी कुछ शक्तियां दे दी लोगों के पास, और ब्लॉक को फिर बांटा गया ग्राम स्तर में। तो इस प्रकार से ये है विकेंद्रीकरण, यानी जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, उनको सिर्फ केंद्र में ही नहीं रखना है, बल्कि उनको विभाजित करके स्थानीय लोगों तक पहुंचाना, ये है विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। दूसरा सुझाव क्या था? दूसरा सुझाव था 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना। तो सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव भी किसने दिया था? तो वो भी दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। अब क्या थी ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो स्थापना की बात कही बलवंत राय समिति ने? तो इनका मानना था कि स्थानीय जो स्वशासन है इसको 3 स्तर, यानी ये त्रिस्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। एक स्तर है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर क्या होनी चाहिए? ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए पंचायत समिति। इसको ब्लॉक पंचायत भी कहा जाता है और पंचायत समिति भी इसे कहा जाता है। और तीसरी यहां पे जिला स्तर। तो जिला स्तर पर क्या है यहां पे? जिला परिषद। ये यहां पे आपको ये पिरामिड देखने को मिल रहा है। जिला परिषद ये जिला स्तर पर है, पंचायत समिति ये है ब्लॉक स्तर पर, और ग्राम पंचायत ये है ग्राम स्तर पर। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत राज की अगर हम बात करें तो ये सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति। और ये ग्रामीण स्तर की भी बात की जा रही है। और ये देखो सबसे ऊपर इसमें जिला परिषद है, उसके नीचे है पंचायत समिति, और उसके नीचे है यहाँ पे ग्राम पंचायत। और ये सुझाव जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, इसे 1958 में स्वीकारा गया, 1958 में इसे स्वीकारा गया। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। तो ये जो तीनों स्तर थे, इसमें जो पंचायत समिति है इसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। उसके बाद 1958 में इनके सुझावों को स्वीकार किया गया। तो सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो स्थापना की गई वो की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को। किसने की? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में ये व्यवस्था शुरू की गई थी। तो आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में भी ये व्यवस्था शुरू की गई। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि अगर यहाँ पे राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में भी ये शुरू हो चुकी है, आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में भी ये शुरू हो चुकी है, तो फिर अन्य राज्यों में या प्रत्येक राज्य में इसे लागू क्यों नहीं किया गया? तो इसका सवाल आपको, अगर आपने इस बात पे ध्यान दिया होगा, क्योंकि अभी जो पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है वो आर्टिकल 40 में बात की गई है। स्थानीय स्वशासन की बात आर्टिकल 40 में है, और आर्टिकल 40 आपका डीपीएसपी में है, यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में है। यानी अगर राज्य चाहे तो इसे लागू कर सकता है और राज्य चाहे तो इसे लागू नहीं कर सकता। तो ये अभी पूरी शक्ति इसके पास है, इसके संबंध में राज्य के पास है। तो और राज्य अगर चाहते तो इसे लागू उस समय कर सकते थे, और अगर नहीं चाहते तो इसे लागू नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ये संपूर्ण देश में उस समय इसलिए लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अभी सिर्फ विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की स्थापना के संबंध में त्रिस्तरीय जो ये व्यवस्था है इसका सुझाव दिया है बलवंत राय मेहता समिति ने। उसके बाद एक और समिति गठित की जाती है पंचायती राज संस्थाओं में। एक और समिति थी अशोक मेहता समिति। 1977 में इसका गठन किया गया, और इस समय जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी ने अशोक मेहता समिति का गठन किया, और ये थी 13 सदस्यीय समिति। 13 सदस्यीय समिति।
इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें क्या कहा, तो एक तो इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धति को बदलकर द्विस्तरीय करने का सुझाव दिया। तो प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वह कौन सी पंचायती राज समिति थी जिसने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थाओं को शुरू करने का सुझाव दिया था, तो वो दिया था अशोक मेहता समिति ने। अब द्विस्तरीय क्या थे, तो इसमें जो प्रथम स्तर होना था, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर, दो ही स्तर की इसने बात की। तो इसका मतलब था, अशोक मेहता समिति का मतलब था कि प्रथम स्तर पर यहां पे होनी चाहिए मंडल पंचायत, और द्वितीय स्तर पर होनी चाहिए जिला परिषद। यानी कि जो ग्राम पंचायत थी उसको हटाकर यहाँ पे केवल द्विस्तरीय करने का सुझाव दिया, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। मंडल स्तर में 10 या 15 गांव इसके अंतर्गत आ सकते हैं, और फिर जिला परिषद में बहुत सारी मंडल पंचायतें ये आ सकती हैं। तो द्विस्तरीय करने का सुझाव किसने दिया, अशोक मेहता समिति ने। साथ साथ न्याय पंचायत के गठन का सुझाव भी दिया कि गांव में क्या होनी चाहिए, एक न्याय पंचायत भी होनी चाहिए। तो न्याय पंचायत का गठन का सुझाव किसने दिया, अशोक मेहता समिति ने। SC/ST का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए इस द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, इसका सुझाव भी अशोक मेहता समिति ने दिया। और पंचायत में दलीय आधार पर चुनाव होने चाहिए, ये सुझाव भी दिया था अशोक मेहता समिति ने। यानी पंचायत में जो चुनाव होते हैं वहां पर दलीय आधार पर होना चाहिए चुनाव। दलीय आधार पर का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जैसे गांव में जो चुनाव होते हैं, तो अगर अशोक मेहता समिति की सिफारिश मानी जाती तो गांव में आज के जो चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव, वहां पर भी पार्टी होनी थी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो पंचायत में दलीय आधार पर चुनाव की सिफारिश किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने। उसके बाद पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, यह सुझाव भी दिया था अशोक मेहता समिति ने। लेकिन अशोक मेहता समिति, इसकी रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया। उसके बाद एक और अन्य समिति जो महत्वपूर्ण समिति है, इसका गठन किया गया, GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति 1985 में इसका गठन किया गया। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में क्या क्या दिया, एक तो जिला स्तरीय निकाय को विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। यानी कि इसने कहा कि जो जिला स्तरीय निकाय है, देखो यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था कि पंचायत समिति को महत्वपूर्ण स्थान देना है। ये समिति ये भी त्रिस्तरीय व्यवस्था को इसने सपोर्ट किया और कहा कि हमें पंचायत समिति को नहीं बल्कि जिला स्तरीय निकाय को विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। दूसरा, इसने कहा कि जिला विकास आयुक्त नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि अगर जिला स्तरीय निकाय को विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देना है तो जिला विकास आयुक्त को भी वहां पर नियुक्त करना होगा। तो इस पद के सृजन की इसने बात कही। पंचायत में नियमित रूप से चुनाव कराए जाने की इसने सिफारिश की, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्ग यानी OBC को उचित प्रतिनिधित्व की भी इसमें बात की गई GV.K. राव समिति में। उसके बाद एक और समिति आती है। देखो दोस्तों, जो ये रिपोर्ट है ये आपको सबकी एक बार जरूर देखनी है और इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि कई बार यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे समिति LM सिंधवी समिति 1986, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत मल सिंधवी, इसलिए इसको LM सिंधवी समिति कहा गया, लक्ष्मीकांत मल सिंधवी। 1986 में इसका गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देना, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की इसने बात कही थी। त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की इसने बात कही थी, तो ये भी त्रिस्तरीय पंचायतों को सपोर्ट कर रहा है। नियमित रूप से चुनाव कराना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, क्योंकि LM सिंधवी समिति ने कहा कि एक तो नियमित रूप से चुनाव कराने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने यहाँ पे स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया है, पंचायती राज व्यवस्था को शुरू कर दिया है और वहां पे देखा जा रहा है कि नियमित चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, चुनाव में अस्त व्यवस्था देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से आर्थिक रूप से भी उन पंचायती राज व्यवस्था को प्रत्येक स्तर को, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है या जिला स्तर पर जो भी निकाय है, उससे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। ये भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पांचवा जो सुझाव दिया था, राज्य वित्त आयोग का गठन और पंचायतों का करारोपण का अधिकार। तो देखो इसका जो नया सुझाव है, एक तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव और एक राज्य वित्त आयोग का गठन और पंचायतों को करारोपण का अधिकार।
ये सभी अधिकारी माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मूल रूप से जो पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो तो सुझाव किसने दिया था, वो सुझाव दिया था मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। उसके बाद जो अन्य समितियां हैं उनके कुछ कुछ सुझाव देखे गए और उन्हें मतलब जो नए सुझाव लगे, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन का सुझाव तो पहले ही किसने दे दिया है, बलवंत राय मेहता समिति ने। लेकिन जैसे कि एल.एम. सिंघवी समिति ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर का सुझाव दिया, राज्य वित्त आयोग के गठन का सुझाव दिया, पंचायतों को करारोपण का अधिकार का सुझाव दिया। तो ये सुझाव ऐसे थे जिन्हें यहां से भी लिया गया है, ठीक है। तो एल.एम. सिंघवी समिति के ये सुझाव थे 1986 में। उसके बाद एक और समिति थी पी.के. थुंगन समिति 1988 में। इसने भी कहा कि एससी, एसटी, महिलाओं और पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए और राज्य वित्त आयोग के गठन का इसने भी क्या किया था, सुझाव दिया था। तो ये प्रमुख समितियां थी दोस्तों जो थी पंचायती राज से संबंधित और जिन्होंने अपनी अपनी यहाँ पे सुझाव दिए, अपने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए और इसी के आधार पर फिर आगे चलकर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को शुरू किया गया। अब कैसे किया गया स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को शुरू, अब यहाँ पे आगे समझिए। तो 1988 तक ये प्रमुख समितियां जो गठित की गई और इन्होंने अपने सुझाव दिए। फिर वर्ष 1989 में इस समय भारत के जो तत्कालीन पीएम थे राजीव गांधी, राजीव गांधी इस समय पीएम थे। तो राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों के सुधार और सशक्तिकरण के लिए एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। तो 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया, किसके लिए, पंचायतों के सुधार और सशक्तिकरण के लिए। लेकिन यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था यह विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये विधेयक को अस्वीकार किया गया। तो राजीव गांधी ने जो प्रयास किया था 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया था और ये विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में ये विधेयक क्या हो जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं पी.वी. नरसिम्हा राव, पी.वी. नरसिम्हा राव। और जैसे ही पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन लाया। 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन कब लाया, तो 1992 में। 73वां जो संविधान संशोधन था इसका संबंध था ग्रामीण प्रशासन के लिए, जबकि 74वां जो संविधान संशोधन था ये जो प्रावधान था ये था शहरी प्रशासन के लिए, शहरी निकाय के लिए, ठीक है। तो इसको तो अभी हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। अब ये जो विधेयक आया 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992, इसे लोकसभा में पारित किया गया 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ है ये लोकसभा में, और राज्यसभा में ये पारित हुआ था 23 दिसंबर 1992 को। उसके बाद राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति दी 20 अप्रैल 1993 में। देखो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की इसे स्वीकृति मिल चुकी है। और जब स्वीकृति इसको मिल चुकी है तो अब ये बन चुका है कानून। और फिर यहाँ पे मैं अलग से आपको नोट करा रहा हूं क्योंकि ये डेट महत्वपूर्ण है 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, दोनों पूरे देश में लागू हो गए। अब यहां से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है
कि पंचायत दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जाता है। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंध था, ये पूरे देश में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 दिवस पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां तक आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे संविधान, ये विधेयक लाया गया, संविधान में संशोधन किया गया, और जैसे ही ये राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी और ये लागू हुआ, तो इससे संवैधानिक दर्जा हो चुका है पंचायती राज व्यवस्था को। तो अब यहाँ पे राज्य क्या कर सकते हैं, राज्यों को यहाँ पे कहा गया है संविधान के माध्यम से कि अब उन्हें ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना ही होगा शहरी क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में। यानी जो ये संविधान संशोधन था 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। क्योंकि इससे पहले जो स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी वो नीति निर्देशक सिद्धांत में कही गई थी, लेकिन अब यहाँ पे संविधान में इसका प्रावधान हो चुका है और अब राज्यों को ये लागू करना होगा। तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर पंचायतों को लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था वो था मध्य प्रदेश। देखो सर्वप्रथम तो राजस्थान के नागौर जिले में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था, लेकिन अब जब इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर पंचायतों को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, तो वो बना मध्य प्रदेश यानी एमपी। तो यहां तक उम्मीद करते हैं दोस्तों कि स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, यहाँ का प्रशासन किस प्रकार से है, और ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, और इसमें कौन कौन से भाग, कौन सी अनुसूची और कौन से अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, पहले तो इन दोनों के बारे में एक बार समझ लेते हैं। और आज जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो हम पंचायती राज व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र की है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, इन 16 अनुच्छेदों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो 18 अनुच्छेद हैं जिन्हें जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि नहीं तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम आज इतना यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी भी ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी बहुत डिटेल्स इसमें जो 16 अनुच्छेद है उनके बारे में हम समझेंगे। तो देखो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन पंचायती राज नगरीय प्रशासन में से बांटा गया है। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, नगरीय प्रशासन नगरीय क्षेत्र के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों का जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे 3 भागों में बांटा गया है। जिला परिषद, ये जिला स्तर पर होगा। पंचायत समिति ये होगी ब्लॉक स्तर पर, और एक सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने। ग्राम पंचायत ये होगा ग्राम स्तर पर। और ये तीनों जो स्तर हैं ये एक दूसरे के अंतर्गत आते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि जिला परिषद में ये एक जिला परिषद है, इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या होंगे, पंचायत समितियां होंगी, क्योंकि ब्लॉक आएंगे ब्लॉक स्तर पर। जिला, एक जिले में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और एक ब्लॉक में बहुत सारे ग्राम होते हैं। तो उसी प्रकार जिला परिषद में बहुत सारी पंचायत समिति आ जाएंगी और एक पंचायत समिति में बहुत सारी ग्राम पंचायत आ जाएंगी। जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई है, तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया पंचायती राज व्यवस्था को, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, तो भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अनुसूची के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन 11वीं जो अनुसूची है इसे जो जोड़ा गया है, तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय को जोड़ा गया है, 29 विषय को जोड़ा गया है। यानी 29 विषय ये दिए जा सकते हैं किसको, ग्रामीण स्तर को, मतलब जो ये पंचायती राज व्यवस्था को, उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। लेकिन इन 29 विषयों में से कितने विषय ग्राम पंचायत को देने हैं, इसका निर्णय कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा, यानी राज्य सरकार करेगी।
इन विषयों में जैसे कृषि का विषय है, सिंचाई का विषय है, कर का विषय है, वो बहुत सारे विषय हैं, मतलब जिसमें टोटली 29 विषय हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। वहीं अगर हम बात करें नगरीय क्षेत्र की, तो नगरीय क्षेत्र में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। लेकिन ये तीनों स्तर एक दूसरे से भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग हैं, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। नगर निगम जो बड़ा शहर होता है, कोई महानगर है, तो वहां पर शुरू की जाती है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या के बारे में कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत घोषित किया जाएगा, नगर परिषद घोषित किया जाएगा, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। नगर परिषद जो थोड़ा सा छोटा शहर है, और नगर पंचायत जो परिवर्ती क्षेत्र है, यानी जो क्षेत्र ग्राम स्तर से ग्राम क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हुआ है, वहां पर होगी नगर पंचायत। तो ये अलग शहर है, यहाँ पर नगर पंचायत है। नगर परिषद जहां पे है वो एक अलग शहर है, और नगर निगम जहां पर है वो एक अलग शहर है। तो ये तीनों इसलिए मैंने इस क्रम से लगाए हैं। नगरीय क्षेत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो नगरीय प्रशासन है, इसको मान्यता दी गई है, संवैधानिक स्तर से प्रदान किया गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। इसमें जोड़ा गया भाग 9 का ए, ये भाग 9 है, और भाग 9 का ए ये है नगरीय प्रशासन से संबंधित। 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं नगरीय प्रशासन से संबंधित, और इसमें 18 नए अनुच्छेद हैं, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। तो जो ये आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जितने भी अनुच्छेद हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो आप स्पष्ट रूप से यहां तक समझ गए होंगे। तो सबसे पहले यहां पे जो अनुच्छेद 243 है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 243 में परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा? तो ग्राम सभा की इसमें परिभाषा दी गई है। अब क्या है ग्राम सभा? तो ग्राम सभा की परिभाषा जो उल्लेखित मिलती है अनुच्छेद 243 में, वो इस प्रकार से है कि ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा कहलाता है। यानी कि जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में, ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत जितने भी लोग हैं, उनका जो ये समूह है, ये क्या है? एक ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 का क्लोज ए ये क्या कहता है? ये ग्राम सभा के बारे में कहता है, ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में बोलता है। यानी ग्राम सभा की जो शक्तियां का जो उल्लेख है संविधान में, उसका कोई उल्लेख नहीं है संविधान में शक्तियों के बारे में, क्योंकि पंचायतों को, जो ग्राम पंचायतें हैं, उन्हें शक्तियां कौन देगा? राज्य की विधानमंडल। तो ग्राम सभाओं को शक्तियां किससे प्राप्त होंगी? राज्य की विधानमंडल से प्राप्त होंगी। ग्राम सभा की शक्तियों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि ग्राम सभा को कौन कौन सी शक्तियां दी जाएगी। ये किस पे डिपेंड करता है? राज्य विधानमंडल पे। राज्य विधानमंडल ये निश्चित करेगा कि कौन कौन सी शक्तियां ग्राम सभा को देनी है। उसके बाद अनुच्छेद 243 का क्लोज भी क्या कहता है? पंचायतों का गठन। तो पंचायतों के गठन के बारे में आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो पंचायतों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा? प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा, और उस 3 स्तरीय में कौन कौन से वो स्तर हैं? तो वो है यहाँ पे ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर है, और फिर यहाँ पे जिला स्तर पर किसका? जिला परिषद। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो मध्यवर्ती स्तर है। तो इस प्रकार इसका गठन किया जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पे चीज कही गई है कि जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर ये जो मध्यवर्ती स्तर यानी पंचायत समिति है, उसका गठन नहीं किया जाएगा। अगर कोई राज्य छोटा है और वहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो वहां पर द्विस्तरीय व्यवस्था, ग्राम स्तर और जिला स्तर व्यवस्था लागू की जाएगी। वहां पर मध्यवर्ती स्तर यानी ब्लॉक पंचायत, या आप कह सकते हैं पंचायती जो समिति है, इसका गठन वहां पे
नहीं किया जाएगा। तो 243 भी ये पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। उसके बाद है 243 का क्लोज सी, ये कहता है पंचायतों की संरचना। तो पंचायतों की संरचना, वहां पर चुनाव किस प्रकार से होंगे, इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 243 का क्लोज सी। तो राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है, उपबंध बनाने का अधिकार है। तो पंचायतों की संरचना, इसके बारे में कौन विचार करेगा, राज्य विधानमंडल ही विचार करेगा। अब देखो पंचायतों में चुनाव कैसे होते हैं। अगर आप ग्रामीण स्तर से हैं तो आप भली भांति इसको समझते होंगे। पहले देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। और प्रधान का जो चुनाव वो किस प्रकार से होगा, वो होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब वो राज्य विधानमंडल पर डिपेंड करता है कि वो ग्राम पंचायत के मुखिया यानी प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए या अप्रत्यक्ष रूप से कराए। प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो प्रत्यक्ष में जनता डायरेक्ट वोट डालती है और अप्रत्यक्ष रूप से जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है, बल्कि जनता द्वारा जो चुने गए सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक को क्या करेंगे, प्रधान चुनेंगे। तो वो अप्रत्यक्ष है, जनता ने जहां पे वोट डायरेक्ट नहीं डाला है। लेकिन अगर हम बात करें अधिकांश ग्राम पंचायतों में जो ग्राम का मुखिया होता है प्रधान, उसका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा उसे चुना जाता है। लेकिन संविधान में इस प्रकार से उल्लेख है कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। इसका निर्णय कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें मध्यवर्ती स्तर पर जो क्या होती है, पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति जिसे कहा गया है, यह है ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर तो आपके यहां क्षेत्र पंचायत के चुनाव आपने देखा होगा, ये तीनों चुनाव एक ही समय होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत, कई क्षेत्र पंचायतों को मिलकर बनती है पंचायत समिति। तो जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, आपने किसी को क्षेत्र पंचायत चुना और उसी प्रकार से कई क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों में से उनमें से कोई एक बनता है यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख। तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख। और इसका चुनाव अधिकांशतः अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि आप ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन नहीं करते हैं, बल्कि ब्लॉक प्रमुख कैसे बनता है, जो आपने क्षेत्र पंचायत का सदस्य चुना तो वो सदस्य फिर जो पड़ोसी क्षेत्र पंचायत के का सदस्य होगा, और उसी प्रकार से पंचायत समिति में जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य आते होंगे वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे और फिर ब्लॉक प्रमुख वो बनेगा। तो ये आपने प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना, बल्कि आपके द्वारा चुने गए जो क्षेत्र पंचायत सदस्य थे उन्होंने इसे चुना है, तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से चुना है। लेकिन इसको भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम जिला स्तर पर बात करें यानी जिला परिषद पर, तो जिला परिषद का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं जिला प्रमुख। और जिला प्रमुख भी सेम वही है। आपके यहाँ जिला पंचायत के चुनाव होते हैं तो जिला पंचायत जो सदस्य होता है आपका, और उसी प्रकार से जिला परिषद में बहुत सारी जिला पंचायतें आती हैं, बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य आते हैं, तो वो जिला पंचायत सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को जिला परिषद का मुखिया यानी जिला प्रमुख चुनते हैं। तो इसका चुनाव भी सामान्यतः अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये है पंचायतों की संरचना के संबंध में जो प्रावधान है 243 के क्लोज सी में। उसके बाद है 243 का क्लोज डी, पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान। तो पंचायतों में एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया जाएगा वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। जबकि अगर महिला की बात करें तो महिलाओं को आरक्षण 1/3 यानी 33% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान था। महिलाओं को स्थानीय निकायों में 1/3 यानी 33% आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन अब इसे बदलकर एक विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक 2010 में जो लाया गया था, उसमें कहा गया कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। तो 50% का प्रावधान इसमें रखा गया। लेकिन कुछ राज्यों ने इसे लागू किया है, कुछ राज्यों में लागू नहीं है। लेकिन जब
पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई तो उस समय महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण का प्रावधान था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी, ग्रामीण जो प्रशासन है और शहरी या जो नगरीय प्रशासन है उसके लिए भी। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी है राज्य विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल की। तो यह है अनुच्छेद 243 का डी। उसके बाद है अनुच्छेद 243 का क्लोज ई। ये कहता है पंचायतों का कार्यकाल और अवधि। तो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक, कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष तक है। लेकिन यदि किसी पंचायत का विघटन 5 वर्ष से पूर्व हो गया है तो फिर वही बात है। अगर देखो पूर्व विघटन 5 वर्ष पूर्व अगर किसी कारण से विघटन हो गया है तो 6 माह के अंतर्गत यहां पर भी चुनाव कराने होंगे। जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जिस प्रकार से देखने को मिलता है, उसी प्रकार से यदि किसी पंचायत का विघटन 5 वर्ष से पूर्व हो गया है तो 6 माह के अंदर नए चुनाव कराए जाएं। उसके बाद अनुच्छेद 243 का क्लॉज एफ, ये क्या कहता है? सदस्यता हेतु योग्यता। तो अगर कोई सदस्य ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ता है या जो ब्लॉक स्तर पर है पंचायत समिति यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ता है या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ता है जिला स्तर पर, जिला परिषद के स्तर पर, तो उसकी जो योग्यता है, सबसे पहले उम्र उसकी योग्यता है वो क्या है? 21 वर्ष पूरी कर चुका हो। तो स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए ग्रामीण स्तर के जो 3 स्तरीय चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव है, ये चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। और अन्य जो योग्यताएं हैं, निर्हरताएं हैं, इसकी योग्यता या इसका निर्धारण कौन करेगा? वो निर्धारण करेगा राज्य विधानमंडल। उसके बाद 243 का जी, ये कहता है पंचायतों की शक्ति एवं दायित्व के बारे में। तो पंचायतों की शक्ति और दायित्व ये किस पर निर्भर करता है? राज्य विधानमंडल पर। राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार शक्तियां देता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो पंचायत राज व्यवस्था है उसमें राज्य सरकार 29 विषय दे सकती है पंचायत को, लेकिन इन 29 विषयों में जरूरी नहीं कि सारे के सारे विषय दे राज्य विधानमंडल। 29 विषयों में से जो विषय चाहे वो राज्य विधानमंडल उसे दे सकता है ग्राम पंचायत को, और अगर नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता है। तो अनुसूची 11 में जो 29 विषय दिए गए हैं, विधानमंडल इन विषयों में से जो उचित लगे उसे दे सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 243 का क्लोज एच, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। तो स्थानीय निकायों को अपनी सामान्य गतिविधियों हेतु कर लगाने की शक्ति भी प्रदान की गई है संविधान के माध्यम से। उसके बाद 243 का आई, पंचायतों हेतु वित्त आयोग का गठन। देखो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। तो राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए, यानी वित्तीय जो भी वित्तीय संबंधी जानकारी के लिए या वित्तीय संबंधी प्रावधान के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। और इस आयोग की जो संरचना या सदस्यों की अर्हता, जो चयन की विधि होती है, उसकी शक्ति जो होती है, मतलब वो निर्धारण करने की शक्ति किसमें निहित होती है? विधानमंडल में निहित होती है। और इस वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। उसके बाद 243 का जे है, पंचायतों के लेखा का परीक्षण करना, यानी राज्य विधानमंडल पंचायतों के खाते, उसकी देखरेख और उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है। तो मेन जो शक्ति है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखिए वो राज्य विधानमंडल को दी गई है। उसके बाद है 243 का कि पंचायतों के लिए निर्वाचन। तो निर्वाचन में आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पंचायती के जो सदस्य होते हैं ग्राम स्तर पर, ग्राम का मुखिया, जो वार्ड होते हैं, साथ ही साथ इसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य, इनका निर्वाचन, जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो मुखिया होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। और इसका निर्धारण कौन करेगा? विधानमंडल करेगा।
और पंचायतों का निर्वाचन कौन करेगा? तो ये चुनाव जो कराता है पंचायत राज व्यवस्था के, पंचायतों के जो चुनाव कराए जाते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव कराए जाते हैं। और साथ साथ पंचायतों में राजनीतिक दल के चुनाव लड़ने पर संविधान में रोक लगाई गई है। जो अशोक मेहता समिति ने, जब मैंने आपको बताया था अशोक मेहता समिति के बारे में, अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि दलीय चुनाव होना चाहिए पंचायतों में भी, लेकिन इस पर संविधान ने रोक लगाई है, क्योंकि नहीं तो फिर तो हर गांव में पार्टियां बन जाएगी, वहां पर भी बीजेपी कांग्रेस का चुनाव हो जाएगा और हर घर से भी पार्टियां निकल सकती हैं। एक बेटी की अलग पार्टी होगी, एक पिता की अलग पार्टी होगी। तो इसलिए पंचायतों में संविधान ने चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है, जो दल है राजनीतिक दलों को लड़ने पर। तो आपने देखा होगा कि वहां पर कोई भी दल नहीं होता है। उसके बाद अनुच्छेद 243L ये क्या कहता है? इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्र में लागू होंगे। यानी संघ राज्य क्षेत्र में भी अगर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए तो वहां पर भी ये भाग, ये उपबंध क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। 243 का क्लोज एम कहता है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। कुछ क्षेत्र भी ऐसे दोस्तों, जैसे जनजातीय क्षेत्र हो गए, इसमें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य के कुछ क्षेत्र आ गए, या मणिपुर का कुछ क्षेत्र आ गया, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र आ गया। तो इन क्षेत्रों पर इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र हैं और इन पर ये भाग लागू नहीं होता है। संविधान के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी एक अलग व्यवस्था होती है, उनका एक अलग सामाजिक दायरा होता है। तो इसलिए तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद 243 का एन है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अब देखो, कई पंचायतें ऐसी थी जब संवैधानिक मान्यता दी गई पंचायती राज व्यवस्था को 1993 में, जो संविधान संशोधन था 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। लेकिन कई जगह ऐसी थी उससे पहले जहां पर पंचायती राज व्यवस्था थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी में संविधान के अनुच्छेद 40 में उसका उल्लेख है। तो कुछ राज्यों ने इस पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया था। तो जिन राज्यों ने इस पंचायती राज व्यवस्था को पहले से ही शुरू कर रखा है, जिन राज्यों में ये विद्यमान है, तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बनी रहेंगी। ऐसा नहीं कि उनका फिर विघटन हो जाएगा, उनको समाप्त कर दिया जाएगा, तो वो बनी रहेंगी। यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से पूर्व अगर किसी राज्य में यदि पंचायत विद्यमान है तो वो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी और विघटित नहीं की जाएंगी। उसके बाद अनुच्छेद 243 का ओ और पंचायती राज व्यवस्था के अंतिम अनुच्छेद है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम नगरीय प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन होंगे या परिसीमन होगा। परिसीमन का मतलब होता है जैसे एक ग्राम पंचायत है, अब इसमें जनसंख्या जैसे बढ़ गई है तो फिर इसका परिसीमन किया जाए, यानी इसको दो भागों में बांटा गया, 1 और 2। पहले एक ही थी, लेकिन अब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई है तो इसको दो भागों में बांटा गया है। तो परिसीमन मामले या निर्वाचन क्षेत्र या स्थानों के आवंटन आदि विषय पर सुनवाई नहीं कर सकता है न्यायालय। तो निर्वाचन संबंधी मामलों या आपका परिसीमन संबंधी मामला, इस पर न्यायालय क्या नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इसका इतिहास, इसकी जो प्रमुख समितियां थी और संपूर्ण जो आर्टिकल थे, ये मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता चुका हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।